हेलो ऑल। आजकल एक न्यूज़ बहुत ही चर्चा का विषय बनी हुई है। ये जो न्यूज़ है इट इज़ रिगार्डिंग दी लिंकिंग ऑफ आधार विद दी वोटर आईडी कार्ड कि जो हमारा आधार कार्ड है उसको हमारे वोटर आईडी कार्ड से लिंक करना है। एक ऐसा बिल हमारी सरकार लेकर आई है और इस बिल पे हमें कुछ पॉजिटिव बातें भी सुनने को मिल रही हैं और कुछ नेगेटिव बातें भी सुनने को मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस बिल की पूरी इम्प्लीकेशन, जिसका नाम है इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल 2021, और उसका जो एक मेन प्रोविजन है जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि लिंकिंग ऑफ आधार विद द इलेक्टोरल रोल, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने न्यूज़ कवर करी होगी। अगर अभी तक किसी बच्चे ने न्यूज़ कवर नहीं करी है तो ये वीडियो उसकी एक पूरी जो जजमेंट है बनाने में हेल्प करेगा और उसका ये टॉपिक ना सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बल्कि फ्रॉम नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर करवा देगा। तो शुरुआत करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो की, जहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेक्स्ट जो है लिंकिंग ऑफ इलेक्टोरल रोल्स विद द आधार। ठीक है, लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो आधार आईडी कार्ड है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जहां पर आपसे बायोमेट्रिक डाटा लिया जाता है और उसके बाद आपका एक आधार कार्ड बनता है। ठीक है, और वोटर आईडी कार्ड आप सब जानते हैं कि हमारा मतदाता पत्र है, हमारी पहचान पत्र भी है वो, और वो पत्र हमें दिखाना पड़ता है जब भी हम अपना वोट डालने जाते हैं। ठीक है, अब सरकार क्या करेगी? सरकार कह रही है कि हम इन दोनों को लिंक करते हैं। जब ये प्रोविजन हम पढ़ेंगे तो उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये प्रोविजन कौन से बिल के थ्रू आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर आप कोई भी चेंज करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके लिए या तो आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे, अगर आप सरकार हैं तो एक आपने रेजोल्यूशन पास कर दी, या फिर आप पार्लियामेंट में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक बिल लेकर आएंगे और उस बिल के माध्यम से कुछ चेंज करना चाहेंगे। तो यहां पर हमारी सरकार क्या कर रही है, कंटेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिएगा कि हमारी सरकार जो हमारे इलेक्शन रिलेटेड मैटर हैं उनके लिए एक बिल लेकर आई है, इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। इलेक्शन लॉज मतलब हमारे पास कुछ ऑलरेडी इलेक्शन लॉज हैं, उनकी अमेंडमेंट हो रही है और उसके लिए एक बिल लेकर आया गया है जिसका नाम है इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। ठीक है, अब इस अमेंडमेंट बिल में कौन कौन से इलेक्शन लॉज को हम अमेंड कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर नाम से आपको देखने को मिल रहा है ना कि इलेक्शन लॉज को अमेंड करने वाला ये बिल है। तो आपका नेचुरल क्वेश्चन नेक्स्ट क्या आएगा कि सर कौन से बिल या कौन से लॉज को अमेंड कर रहा है बिल? तो दोस्तों ये जो बिल है ये हमारे दो जो मेन इलेक्शन रिलेटेड लॉज हैं उनको अमेंड करने वाला है। पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 और दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951। देखिए जो आरपीए 1950 है ये बताता है कि जो एक वोटर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, इलेक्टोरल रोल की प्रिपरेशन कैसे होगी, उसके अलावा पार्लियामेंट में कितनी सीट होंगी, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट होंगी। तो जो हमारा आरपीए 1950 है, ठीक है, एक मिनट, जो हमारा आरपीए 1950 है, दिस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, कि पार्लियामेंट में इस टाइम कितनी सीट होंगी, राज्यसभा की जो सीट्स हैं वो स्टेट में किस तरीके से डिवाइड करी जाएंगी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें आरपीए 1950 में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा कि एक वोटर किस तरीके से वोटर बनता है, अगर मान लो एक आदमी है 18 साल का जस्ट हुआ है तो उसके बाद कैसा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि उसके पास भी वोटर कार्ड आ जाए। तो यहां पर बताया गया कि क्वालिफिकेशन क्या होगी किसी पर्टिकुलर वोटर की। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स, ठीक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, चुनाव क्षेत्र। देखिए होता क्या कि जब भी आप इलेक्शन देखते हैं उस टाइम पर हमारा अगर लोकसभा का इलेक्शन है, लोकसभा का चुनाव है, पीएम साहब को चुनना है, तो हम अपने पूरे देश को डिवाइड करते हैं 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में, 543 चुनाव क्षेत्रों में। सिमिलरली अगर हमारे हिमाचल लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन है तो हम हिमाचल को डिवाइड करते हैं कुछ चुनाव क्षेत्रों में। तो ये डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी ये हमें कौन सा एक्ट बताता है? आरपीए 1950। और जो दूसरा एक्ट इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल अमेंड करने वाला है वो एक्ट है आरपीए 1951। आरपीए 1951 एक बहुत ही पॉपुलर एक्ट है क्योंकि ये हमें बताता है कि किस तरीके से इलेक्शन को कंडक्ट करवाया जाएगा, कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी यूज होगी इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में। उसके साथ साथ एक एमपी या एमएलए की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, कब उसको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा पॉलिटिकल पार्टीज का। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है आरपीए 1951 में। देखिए आप इनको बहुत बार सुनते होंगे लेकिन इनके बीच में क्लियर डिफरेंस आपको नहीं पता होगा। तो यहां पर मेरी कोशिश ये भी है कि आप लोग ये समझ जाएं कि आरपीए 1950 एक डिफरेंट एक्ट है जहां पर बेसिकली वोटर, इलेक्टोरल रोल,
कॉन्स्टिट्यूएंसी की डिलिमिटेशन मतलब उसका जो पूरा डिमार्किंग है कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये चुनाव क्षेत्र इतनी बाउंड्री का होगा, वो वाला काम। और लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कितनी सीट होंगी ये डिसाइड करना। और जो 1951 है वो दूसरे हैंड में बात करता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एमपी एमएलए की क्वालिफिकेशन एंड डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन और इलेक्शन ऑफेंसेस एंड डिस्प्यूट्स, ठीक है, पोल रिगिंग या बूथ कैप्चरिंग या पैसे का यूज करना, जितने भी इलेक्शन रिलेटेड ऑफेंस है उनके बारे में डिस्कशन ये करता है। तो दो डिफरेंट एक्ट हैं, इन दोनों को ही अमेंड कर रहा है हमारा इलेक्शन अमेंडमेंट बिल 2021, ठीक है। अभी हमने बात कर ली कि बिल क्या चेंज करने वाला है। अगर आपको थोड़ा डीप में भी जाना है, मैं आपको थोड़ा डीप में भी ले जाता हूं कि इनके अंदर भी ये क्या अमेंड करने वाला है। अगर मैं आरपीए 1950 की बात करूं, देखिए दोस्तों इतना जरूरी नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इतने डीप में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। लेकिन अगर मान लो आपको कोई पूछता है कि इस बिल के बारे में बताओ और आपको शो करना है कि मुझे और ज्यादा नॉलेज आती है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि यहां पर बेसिकली सेक्शन 23 अमेंड होगा आरपीए का, इसके साथ साथ सेक्शन 17 और सेक्शन 18 भी अमेंड होगा। सेक्शन 17 क्या कहता है कि एक आदमी सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही चुनाव क्षेत्र में रजिस्टर होना चाहिए, दूसरे चुनाव क्षेत्र में वो रजिस्टर नहीं हो सकता है, ठीक है। अ पर्सन कैन बी रजिस्टर्ड ओनली इन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, नॉट इन मोर देन वन कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो यहां पर सेक्शन 17 कहता है कि सिर्फ एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक ही चुनाव क्षेत्र में आप रजिस्टर होने चाहिए। और सेक्शन 18 क्या कहता है कि एक चुनाव क्षेत्र में, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप सिर्फ एक ही बार रजिस्टर हो सकते हैं, बार बार रजिस्टर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट भी हमें देखने को मिलेगी। अगर कोई आपसे डीप में पूछता है तो आपको ये सेक्शंस बताने हैं, अदरवाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतना डीप में नहीं जाएंगे, ठीक है। वापस आते हैं, अब बात करते हैं कि इस बिल के प्रोविजन क्या है, ठीक है। इस बिल के जो प्रोविजन है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है आपको समझने, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको समझा पाऊं कि इस बिल के प्रोविजन क्या है। पहला प्रोविजन, और जो एक बहुत ही चर्चा का विषय भी है, वो ये है कि लिंकिंग इलेक्टोरल रोल्स डाटा विद द आधार, कि जो आधार कार्ड है उसको वोटर आईडी कार्ड के जो डाटा है उनसे लिंक करना, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में भी चर्चा करेंगे अभी। दूसरा जो प्रोविजन है वो है क्वालिफाइंग डेट फॉर द एनरोलमेंट इन इलेक्टोरल रोल। अभी आपको दिक्कत आएगी इसको समझने में, लेकिन जैसे मैं आपको समझाऊंगा तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा आगे, ठीक है। थर्ड प्रोविजन है रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रेमाइसेस फॉर इलेक्शन पर्पसेस। अगेन टफ वर्ड है लेकिन समझने में बहुत ही आसान होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें कुछ जेंडर न्यूट्रल प्रोविजंस भी हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं, लिंकिंग ऑफ आधार विद द इलेक्टोरल रोल। अब ध्यान से समझिएगा, मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, एक कहानी के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। एक पर्सन है मिस्टर एक्स, ठीक है, इनका नाम है मिस्टर एक्स। ये अभी अभी 18 साल के हुए हैं, ठीक है, जस्ट टर्न्ड 18, बहुत खुश हैं। अब इनको अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, इनको इलेक्टोरल रोल जो कि मतदाताओं की सूची है उसमें शामिल होना है, ठीक है। तो अब कौन सा एक्ट बताता है कि ये क्या प्रोसीजर फॉलो करेंगे। मिस्टर एक्स को जस्ट जो कि अभी 18 साल के हुए हैं, इनको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, तो कौन सा एक्ट बताएगा कि किस तरीके से अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं, वो बताता है आरपीए 1950, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, ठीक है। मिस्टर एक्स जो अब 18 साल के हुए हैं, ये एक प्रोसीजर फॉलो करेंगे। ये क्या करेंगे, ये जाएंगे इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास। किसके पास, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, ईआरओ के पास, जो कि एक स्टैट्यूटरी ऑफिसर है, एक लॉ के द्वारा बनाया गया ऑफिसर है, जो कि मेंटेन करता है, रिवाइज करता है इलेक्टोरल रोल, जो मतदाताओं की सूची है एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उसको रिवाइज करने का काम, उसको मैनेज करने का काम कौन करता है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। इट इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी फॉर प्रिपरेशन एंड रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल। अब मिस्टर एक्स 18 साल का होने के बाद इनके पास जाएंगे और बोलेंगे कि मेरा जो नाम है वो मतदाताओं की सूची में इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड कर लो, ठीक है, इलेक्टोरल रोल में इंक्लूड कर लो। किसके पास गए, ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, ठीक है। अब जब इनके पास जाएगा मिस्टर एक्स, तो ये क्या बोलेंगे कि मुझे कुछ डाटा दे, मुझे कुछ डॉक्यूमेंट दिखा, ताकि मैं तेरे को वेरीफाई करूं कि हाँ तू 18 साल का है, हाँ तू इस पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है, तू इसी चुनाव क्षेत्र का आदमी है। तो जब वो वेरीफाई कर लेगा और 100% सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ये पर्सन वैलिड है, जो ये बात कह रहा है वो सही कह रहा है, ये इसी एरिया का रहने वाला है, ये 18 साल का सच में हो चुका है, उसके बाद वो डायरेक्ट करेगा अदर अथॉरिटीज को कि हाँ इसका जो चुनाव कार्ड है या जो इसका वोटर आईडी कार्ड है वो आप इशू कर दो। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। अभी मैं बिल पे पहुंचा नहीं हूं,
नॉर्मली अभी ये होता है। या फिर आपके एरिया में क्या होता है कि जो आपके एरिया का सरपंच है वो सारा काम करता होगा, लेकिन वो किसके पास जाएगा, अगेन बैकग्राउंड में वो जाएगा ईआरओ के पास ही। ऐसा नहीं कि वो खुद से कर देगा सारा काम, ये नो डाउट फॉर्म आपका वो भरवाता है, ठीक है, लेकिन फॉर्म भरवाने के बाद आपके बिहाफ पर आपका पंचायत का जो सरपंच है वो जाता है टू दी ईआरओ, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल प्रोसीजर है। जैसे आप 18 साल के होते हो या अभी आप ऑलरेडी 18 साल के हो चुके हो काफी पहले, लेकिन आपका कभी वोटर आईडी कार्ड नहीं बना है, तो भी आप यही प्रोसीजर फॉलो करते हो, ठीक है, क्लियर है। अब इस बिल में क्या चेंज आया है, अब ये आपको समझना है थोड़ा सा। अब इस बिल में क्या है कि जैसे ही मिस्टर एक्स 18 के होते हैं, ठीक है, उनको वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, या वो ऑलरेडी 18 के हो चुके थे पहले से, लेकिन कभी अपना वोटर आईडी कार्ड उन्होंने नहीं बनवाया था, तो अब बनवाने का मन करा उनका कि मैं वोटर आईडी कार्ड बनवा लेता हूं, तो वो अगेन किसके पास जाएंगे, ईआरओ, इलेक्टोरल ऑफिसर, रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के पास, कि सर मेरा वोटर आईडी कार्ड बना दो, मैं 18 का हो चुका हूं। अब यहां पर इस बिल में क्या बोला गया है कि जो ईआरओ है, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर है, ही मे डिमांड, मे, ऐसा नहीं कि इसको चाहिए ही चाहिए, ये मांग सकता है आपसे आपका आधार, कि आपको अगर मैं वेरीफाई करना चाहता हूं तो क्या आप मुझे अपना आधार कार्ड दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ही मे आस्क फॉर द आधार कार्ड फॉर वेरिफिकेशन। अगर आप पहली बार अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाने जा रहे हैं, और अगर आपका ऑलरेडी वोटर आईडी कार्ड बन चुका है, आप उसमें कुछ अपडेट करवाने जा रहे हैं, तो ऑथेंटिकेशन के लिए ये आपसे आधार कार्ड मांग सकता है। ये इस पूरे बिल में लिखा गया है, समझ रहे हो। पहले क्या था कि वो वेरीफाई करेगा, लेकिन जरूरी नहीं था कि वो आपसे आधार कार्ड मांगेगा ही मांगेगा। अभी भी जरूरी नहीं है कि वो आधार कार्ड मांगेगा ही मांगेगा, लेकिन पहले लॉ में कहीं भी आधार कार्ड वर्ड मेंशन नहीं था। अब लॉ में आधार कार्ड वर्ड इंक्लूड कर दिया गया है कि जो ईआरओ है वो आपसे आधार कार्ड मांग सकता है। पहले लॉ में कहीं नहीं लिखा था कि ईआरओ आपसे जो डॉक्यूमेंट मांगेगा उसमें आधार कार्ड भी एक डॉक्यूमेंट हो सकता है। क्लियर है वाली बात। तो अब जो आपका ईआरओ है ये आपसे डिमांड कर सकता है कि देखो मुझे अगर आपको वेरीफाई करना है तो कोई और डॉक्यूमेंट भी मांग सकता है आपसे, कि मुझे अपना 10th का सर्टिफिकेट दिखा दो, या फिर अपना पैन कार्ड दिखा दो, अपना पासपोर्ट दिखा दो। लेकिन अब ये आपसे आधार कार्ड भी मांग सकता है, पहले ऐसा कहीं लिखा नहीं था, ठीक है। अब यहां पर लोगों को शक क्या आ रहा है, डाउट क्या आ रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार जो है वो आधार को मैंडेटरी लिंक कर रही है विद दी वोटर आईडी कार्ड। दोस्तों यहां पर आपको हल्का सा एक लाइन पर गौर फरमाना पड़ेगा। इस बिल में एक लाइन लिखी हुई है, काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, पर्सन विल नॉट बी डिनाइड inclusion in the electoral roll or have their names deleted from the roll if they are unable to furnish the आधार नंबर। अगर आप गए, मिस्टर एक्स गए ईआरओ के पास, ईआरओ ने बोला कि एक काम करो अपना आधार कार्ड भी दिखा दो, मैं आपको वेरीफाई कर लेता हूं, या फिर उन्होंने अपडेट करवानी थी मिस्टर एक्स ने, तो ईआरओ ने बोला कि अगर मुझे आपकी अपडेट करनी है तो आपको ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, आपकी ऑथेंटिफिकेशन करनी पड़ेगी कि आप सही आदमी हो या नहीं हो, तो अपना आधार कार्ड दिखा दो। तो अगर ये आदमी मिस्टर एक्स अपना आधार कार्ड नहीं दिखा पाता है, अनेबल टू फर्निश आधार नंबर, तो ऐसा नहीं है कि इसका वोटर आईडी कार्ड नहीं बनेगा, इसका नाम चुनाव के जो मतदाताओं की सूची है उसमें शामिल नहीं होगा, या फिर इसका नाम वहां से डिलीट हो जाएगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये इस बिल में लिखा गया है। अब लेकिन यहां पर फिर भी टेंशन क्यों आई है, फिर भी कंफ्यूजन क्यों है, फिर भी अपोजिशन क्यों इसको अपोज कर रहा है, क्योंकि यहां पर एक लाइन है ड्यू टू सफिशिएंट कॉज। अब यहां पर ये पेज है कि उसको प्रूव करना पड़ेगा कि मेरे पास आधार नंबर इस वजह से नहीं है, थोड़ा सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा, एक रीजन देना पड़ेगा, लॉजिकल रीजन देना पड़ेगा कि इस वजह से मेरे पास आधार नहीं है, तभी मैं आधार प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा हूं। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन आ रही है दोस्तों, और जहां भी डिस्क्रिप्शन आती है वहां पर आर्बिट्री पावर आ जाती है। अब एक डिस्क्रिप्शन कहां पर दे दी आपने पहले, ईआरओ के पास, कि उसका मन है कि वो आधार मांगे या ना मांगे। अगर उसको आपका आधार वोटर आईडी कार्ड नहीं बनाना है, उसे पता है कि आपके पास आधार कार्ड नहीं है, वो आपसे बार बार आधार कार्ड ही मांगेगा। तो यहां पर डिस्क्रिप्शन अगर आप दे दोगे किसी पर्टिकुलर ऑफिसर को, तो कहीं ना कहीं हम वहां पर आर्बिट्री पावर को भी जो है प्रमोट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये एक पूरे बिल की पूरी एक जर्नी थी, मैं आपको पूरा आराम से समझाने की कोशिश करिए कि किस तरीके से ये बिल आधार को यूज कर रहा है, ठीक है। अब यहां पर आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स में बता देता हूं, क्योंकि आपको डाउट आएगा कि सर इस बिल के फायदे और नुकसान क्या हैं, क्यों सरकार ये बिल लेकर आई है। देखिए, जब भी कोई बिल आता है उसके पीछे हमें कुछ प्रोज, पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव देखने को मिलते हैं, ठीक है। इस बिल का सबसे बड़ा फायदा क्या है, इस बिल का सबसे बड़ा फायदा यह है कि जो बोगस वोटर आईडी कार्ड हैं, वो वोटर आईडी कार्ड जो हमें बहुत बेकार देखने को मिलते हैं, या फिर एक आदमी के पास हमें 2 से ज्यादा या 3 से ज्यादा वोटर आईडी कार्ड देखने को मिलते हैं, उनको हम निरस्त कर पाएं, उनको हम हटा पाएं। फॉर एग्जाम्पल, आप पहले रहते थे हिमाचल में, ठीक है, हमीरपुर में, और आपके पास वहां का वोटर आईडी कार्ड था, ठीक है। फिर आप तैयारी करने चंडीगढ़ आ गए,
और यहाँ पर भी आप पिछले 5-6 सालों से तैयारी कर रहे हैं और आपने सेक्टर 38 चंडीगढ़ का भी वोटर आईडी कार्ड बनवा लिया। आपके पास एक वोटर आईडी कार्ड ऑलरेडी है, आपके पास एक और वोटर आईडी कार्ड बन गया, फिर आप कहीं और चले गए, आपके पास एक और वोटर आईडी कार्ड बन गया, तो आपके पास मल्टीपल वोटर आईडी कार्ड्स हो जाते हैं। बोगस हमें कार्ड भी कहते हैं, क्योंकि आप सिर्फ एक ही यूज कर रहे हो, बाकी तो बेकार पड़े हैं। अब इन मल्टीप्लिकेशन को रोकने के लिए एक आदमी का एक ही वोटर आईडी कार्ड हो, बाकी जितने भी कार्ड हैं उसके सारे निरस्त हो जाएं, इस वजह से ये बिल लाया गया है। ठीक है, कि अगर आपका आधार से लिंक हो जाएगा आपका वोटर आईडी कार्ड, तो आपका सिर्फ एक ही वोटर आईडी कार्ड वैलिड रहेगा और उसको आप कहीं भी ले जाएं, लेकिन आपका अगर आधार लिंक है तो वो निरस्त नहीं होगा। आपको नया, जैसे ना हर जगह नया जाके आपको वोटर आईडी कार्ड बनवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब नुकसान क्या है? नुकसान सबसे बड़ा तो ये है कि आप ऐसे डॉक्यूमेंट को, जिसमें हमें अभी पता ही नहीं है कि उसमें सिक्योरिटी कितनी है, उसको क्यों लिंक कर रहे हो वोटर आईडी कार्ड के साथ। ठीक है, दूसरी बात कि जब डाटा आपका आधार कार्ड लिंक होगा विद द इलेक्टोरल रोल, तो कहीं ना कहीं जो लोग आधार को यूज करके वेलफेयर ओरिएंटेड जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनका फायदा उठा रहे, उनका डाटा कहां चला जाएगा? गवर्नमेंट के पास। अब गवर्नमेंट इस डाटा को यूज करेगी इन लोगों को टारगेट करने में। जब भी आपके इलेक्शन आएंगे तो सरकार बोलेगी कि हम आपको फ्री में खाना पीना देंगे, फ्री में ये प्रोविजन देंगे, क्योंकि उनको पता है कि ये लोग गरीब हैं, वोट के लिए आराम से अगर हम इन्हें सामान देंगे तो आराम से इनका वोट हम खरीद सकते हैं। तो ये जो नेगेटिव प्रैक्टिसेस हैं, इसको कहीं ना कहीं एक आग मिलेगी इस बिल के आने के बाद। इसको कहते हैं क्या कहते हैं इसको, डेमोग्राफिक प्रोफाइलिंग या फिर पॉलिटिकल प्रोफाइलिंग, कि यहाँ पर आप कुछ पर्टिकुलर सेक्शन को टारगेट कर लेते हैं कि हाँ ये लोग आधार से वेलफेयर पॉलिसीज का फायदा उठा रहे हैं, इनको ये चीज देते हैं ताकि हमें वोट दे दें। ऐसी चीज दोस्तों बहुत गलत मानी जाती है और कहीं ना कहीं जो हमारे फ्री एंड फेयर इलेक्शन है उनको ये खत्म करने की कोशिश करती है। एक और प्रॉब्लम क्या है कि जो हमारी 2017 की पुत्तुस्वामी जजमेंट थी, प्राइवेसी वाली पुत्तुस्वामी जजमेंट आप सबने सुनी होगी, वहां पर राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर लिया गया था। और इसके बाद जो आधार जजमेंट आई थी 2018 सितंबर में, उसमें बोला गया था कि अगर आप आधार को लिंक कर रहे हो किसी पर्टिकुलर चीज के साथ और हम कहते हैं कि वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, तो वहां पर हमें 3 स्टेप्स को चेक करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सरकार आपका आधार कार्ड लिंक कर रही है आपके वोटर आईडी कार्ड से और किसी आदमी को लगता है कि ये मेरी कहीं ना कहीं प्राइवेसी को वायलेट कर सकता है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट के पास अगर वो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट 3 स्टेप चेक करेगी कि क्या उस आदमी की प्राइवेसी वायलेट हो रही है, क्या स्टेट ऐसा कर सकता है। तो यहां पर वो 3 चीजें क्या थी कि दैट इंक्लूजन इनटू द प्राइवेसी मस्ट बी बाय अ लॉ। तो यहां पर लॉ बना दिया, बिल बना दिया, एक लॉ के थ्रू स्टेट आपकी प्राइवेसी के अंदर जा रहा है। दूसरी बात कि यहां पर जो स्टेट का इंटरेस्ट है वो लेजिटिमेट होना चाहिए, कि स्टेट एक सही इंटरेस्ट के साथ, एक पॉजिटिव इंटेंशन के साथ, विदाउट एनी नेगेटिव माइंड ये स्टेप ले रहा हो। तो कहीं ना कहीं स्टेट का जो माइंड है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में है कि मुझे बोगस क्लेम्स को हटाना है, मुझे मल्टीप्लिकेशन ऑफ वोटर आईडी कार्ड को खत्म करना है। और तीसरा, टेस्ट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। यहां पर क्या कहते हैं कि आपका जो बेनिफिट है आधार को लिंक करने के बाद विद दी वोटर आईडी कार्ड, वो ज्यादा होना चाहिए कंपेयर टू द नुकसान जो होगा आफ्टर द लिंकिंग ऑफ आधार विद दी वोटर आईडी कार्ड। तो सरकार ये तीनों ही चीजों को प्रेजेंट भी कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस बिल में हमें थोड़े पॉजिटिव साइड ज्यादा देखने को मिलते हैं, नेगेटिव साइड थोड़े कम देखने को मिलते हैं। ठीक है, वापिस आते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। अब इस बिल में और भी प्रोविजन है, वो भी आपको समझने हैं। देखिए, दूसरा प्रोविजन है क्वालिफाइंग डेट फॉर एनरोलमेंट। अगेन बात करते हैं मिस्टर एक्स की। ये मिस्टर एक्स हैं, ठीक है, और इनका अभी 18th बर्थडे हुआ है। अभी 18वां बर्थडे इन्होंने सेलिब्रेट किया, पार्टी दी बहुत जम के एकदम, और उसके बाद इनको लगता है कि अब मुझे वोटर आईडी कार्ड बनवाना चाहिए। तो अगेन आरपीए 1950 का एक प्रोसीजर है कि जैसे ही इनका 18वां बर्थडे होगा, इनको जैसे ही एक चुल आएगी कि हाँ अब मुझे वोटर आईडी कार्ड बनवाना है, तो ये कहाँ जाएंगे? ईआरओ के पास जाएंगे। अब ईआरओ जब इनकी वेरिफिकेशन करेगा, ठीक है, तो उस वेरिफिकेशन में ये होना चाहिए कि 1 जनवरी, जैसे मान लो अगर ये ईआरओ के पास 2021 में गए हैं, ये 18 साल के हुए हैं, ठीक है, और 2021 में ये गए हैं ईआरओ के पास कि मेरा वोटर आईडी कार्ड बना दो, मैं 18 का हो चुका हूं, तो यहां पर जो ईआरओ वो चेक करेगा कि 1 जनवरी 2021 को क्या मिस्टर एक्स 18 साल के थे या नहीं थे। तो दिस इज द क्वालिफाइंग डेट। जैसे आपने अपनी नोटिफिकेशन भी देखी होगी ना एचपीएस की, वहां पर एक क्वालिफाइंग डेट होती है कि इससे बाद में आप पैदा होने चाहिए और इससे पहले आप पैदा होने चाहिए अगर आपने फॉर्म भरना है। सेम क्वालिफाइंग डेट यहां पर है कि 1 जनवरी 2021 को
आप 18 साल के हो जाने चाहिए अगर आपने वोटर कार्ड में रजिस्ट्रेशन करवानी है और आपने अपना वोटर आईडी कार्ड बनवाना है 2021 में। अब मान लो ये मिस्टर एक्स जो है ये 18 साल के हुए मार्च 2021, 22 मार्च 2021 को मान लो इनका बर्थडे था 18वां, और ये मई 2021 में गए ईआरओ के पास कि मेरा वोटर आईडी कार्ड बनवा दो, मैं 18 साल का हो चुका हूं। तो ये जो आपका ईआरओ है ये बोलेगा नहीं नहीं, मैं तेरा वोटर आईडी कार्ड नहीं बना सकता क्योंकि 1 जनवरी 2021 को तू 18 साल का नहीं था। अब मिस्टर एक्स को पूरे 1 साल वेट करना पड़ेगा, अगली रिवीजन तक वेट करना पड़ेगा जब उनका वोटर आईडी कार्ड बनेगा। अब ये बहुत दिक्कत वाली बात थी, बहुत सारे लोग काफ़ी वेट करते थे और उनका 18वां साल कंप्लीट हो जाने के बाद भी उनको वोटर आईडी कार्ड काफ़ी टाइम बाद मिलता था। अब यहाँ पर भी चेंज किया गया है। अब इन्होंने बोला कि जो आपकी क्वालिफाइंग डेट है वो सिर्फ 1 नहीं रहेंगी, वो 4 डेट हो जाएंगी। आप 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, ये आपकी क्वालिफाइंग डेट है। तो मिस्टर एक्स 22 मार्च 2021 को 18 साल के हो गए, तो 1 अप्रैल से पहले वो 18 साल के हो चुके थे, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग डेट 1 अप्रैल है, तो वो वोटर आईडी कार्ड अपना उनको मिल जाएगा। ये आपका सेकंड प्रोविजन ऐड किया गया है कि मल्टीपल डेट्स आपकी क्वालिफाइंग डेट बनाई गई हैं। पहले सिर्फ एक ही डेट थी क्वालिफाइंग डेट, 1 जनवरी, लेकिन अब 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर आपकी 4 क्वालिफाइंग डेट हैं। क्लियर है? नेक्स्ट प्रोविजन देखते हैं, रिक्विजिशनिंग ऑफ प्रेमाइसेस। देखिए होता क्या है कि जब भी आपके इलेक्शन होते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट आपके सरकारी स्कूलों को ले लेता है इलेक्शन करवाने के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से बोलता है ना कि मुझे कुछ एरियाज दो, कुछ जगह दो जहां पर मैं वोटिंग कंडक्ट करवा सकूं। तो स्टेट गवर्नमेंट आरपीए 1951 को यूज करके सरकारी स्कूल्स को या फिर कोई और सरकारी बिल्डिंग को यूज करता है इलेक्शन कंडक्ट करवाने के लिए, और यहाँ पर इलेक्शन रिलेटेड 2 कामों के लिए वो पक्का इस बिल्डिंग को मांग सकता है। अभी आरपीए 1951 में बोला गया है कि 2 पर्पस, पोलिंग स्टेशन बनाने के लिए जहां पर लोग वोट डालने जाते हैं, या फिर स्टोरिंग बैलेट बॉक्सेस, इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट डिमांड कर सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट से कि मुझे कुछ एरियाज दे दो जहां पर जाकर मैं ये 2 काम करवा सकूं। अब आरपी 1951 में अमेंडमेंट करी गई है इस पर्टिकुलर इलेक्शन लॉ अमेंडमेंट बिल के थ्रू। यहां पर बोला गया कि अब स्टेट गवर्नमेंट इन 2 चीजों के साथ साथ और भी 3 कामों के लिए जगह मांग सकता है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ये 3 काम कौन से हैं? काउंटिंग ऑफ वोट्स, स्टोरिंग वोटिंग मशीन एंड पोल रिलेटेड मटेरियल, और जो हमारे सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनके एकोमोडेशन के लिए भी इन बिल्डिंग्स को या किसी और बिल्डिंग को, किसी और प्रीमाइस को, किसी और जगह को वो डिमांड कर सकता है फ्रॉम दी सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये आपका एक नया एडिशन हुआ है। पहले सिर्फ पोलिंग स्टेशन और स्टोरिंग बैलेट बॉक्स के लिए ही वो जगह मांग सकता था, लेकिन अब वो इन 3 कामों के लिए भी और जगह डिमांड कर सकता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जेंडर न्यूट्रलिटी क्लॉज। देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या है कि मान लो आप एक सर्विस वोटर हैं। सर्विस वोटर मतलब आप एक आर्म्ड फोर्स में हैं, आप किसी और एरिया में जाते हैं, आपके एरिया में इलेक्शन हो रहा है, तो आपको सुविधा दी गई है कि आप पोस्टल वोट के थ्रू आप वोट दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो एक ऑफिसर हैं मिस्टर नटवर लाल, ठीक है, और ये आपके हैं हिमाचल के, लेकिन इनकी ड्यूटी लगी हुई है मेघालय में, ठीक है, और हिमाचल में वोट पड़ रहे हैं, तो ये मेघालय से अपना पोस्टल वोट दे सकते हैं। और इसके साथ साथ पहले आरपीए 1950 में बोला गया था कि ये और इनकी वाइफ भी, क्योंकि इनके हस्बैंड ड्यूटी पे हैं, तो ये भी वोट दे सकती हैं पोस्टल वोट के थ्रू। ठीक है, पोस्ट के थ्रू वोट करते हैं। ठीक है, तो ये सर्विस वोटर्स को क्लॉज था कि अगर एक मेल सर्विसमैन कहीं ड्यूटी और कर रहा है तो वो अपने एरिया में पोस्टल वोट कर सकता है, और उसके साथ साथ उसकी वाइफ वर्ड लिखा हुआ था, उसकी वाइफ भी वोट कर सकती है। लेकिन अगर केस उल्टा है कि यहां पर ऑफिसर लेडी है और उसका हस्बैंड एक गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, नॉन गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये लेडी है हिमाचल प्रदेश की जो काम कर रही है मेघालय में। ठीक है, तो पोस्टल वोट के थ्रू ये तो वोट डाल सकती हैं, लेकिन इनके हस्बैंड को परमिशन नहीं है। यहां पर हस्बैंड अगर ऑफिसर है तो उसकी वाइफ को परमिशन है, लेकिन अगर वाइफ ऑफिसर है तो उसके हस्बैंड को परमिशन नहीं है। ठीक है, तो यहां पर इस बिल में अब जो वर्ड है वो वाइफ की जगह स्पाउस कर दिया गया है। तो अगर मान लो वाइफ भी ऑफिसर है तो उसका हस्बैंड भी पोस्टल वोट डाल सकता है, ये प्रोविजन इंक्लूड किया गया है। क्लियर है सबको? तो ये हमने 4 जो प्रोविजंस थे इस पर्टिकुलर बिल के वो डिस्कस किए। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है दोस्तों, बिल्कुल
फ्री हो आप, और कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, और उसके साथ साथ आपका जो ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर बिल वो भी मुझसे शेयर करना है। हम डिस्कशन करेंगे, हम एक और वीडियो लेके आएंगे जहां पर हम इसको और अच्छे से एनालाइज करेंगे अगर आप लोग कमेंट करते हैं उसके बाद, क्योंकि आपके व्यूज मेरे व्यूज हम एक पॉजिटिव कहते हैं ना कि एंड पे पहुंचे, उसके बाद हम देखें कि हम पेपर में बेसिकली लिखेंगे क्या। ठीक है, अब आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है जहां पर आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखना है। क्रिटिकली एनालाइज द रिसेंट इलेक्शन लॉज अमेंडमेंट बिल 2021। आपको इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है, और मेरे हिसाब से आपका एक क्वेश्चन 8 मार्क्स का है। 120 शब्दों का प्रयोग करिए और इसका जो आंसर है वो कमेंट सेक्शन में पक्का लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मेरी कोशिश थी आपको एक नया टॉपिक कवर करवाने की। आई होप आपको समझ आया होगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, प्लीज ज्वाइन अवर यूट्यूब चैनल, ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और ऐसी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं या जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है उनको हम कवर करेंगे इस वीडियोस के माध्यम से। अगर आप चाहते हैं कि कोई और न्यूज़ भी कवर हो, प्लीज फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।